नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सेशन को अंत तक देखिए। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट डेडिकेटेड टू मिलिट्री। तो सेना को समर्पित भारत के पहले उपग्रह का नाम बताइए। तो सेना को समर्पित भारत के पहले उपग्रह का नाम है दोस्तों GSAT-7। GSAT-7 एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको कि 2013 में मिलिट्री पर्पज़ के लिए लॉन्च किया गया था। इसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो द्वारा डेवलप किया गया। इसरो का हेडक्वार्टर है दोस्तों बेंगलोर में और इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर के सिवन। अगला प्रश्न है नेम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू ऑर्बिट मार्स। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। दोस्तों, जो प्रथम एशियाई देश इंडिया है, जो कि मंगल की ऑर्बिट में सर्वप्रथम गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। अगला प्रश्न है अमर्त्य सेन वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू। तो अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो उनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। लेकिन किस प्रकार की इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में प्रदान किया गया था, ये क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो उनको वेलफेयर इकोनॉमिक्स यानी कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है इन इंडिया द मैटरनिटी लीव हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 12 वीक्स टू हाउ मैनी वीक्स। तो करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में जो महिलाओं को मिलने वाला मातृत्व अवकाश होता है उसको 12 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह तक कर दिया गया है? तो दोस्तों, मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर अब कर दिया गया है 26 वीक्स यानी कि 26 सप्ताह तक। अगला प्रश्न है मूर्ति देवी अवार्ड इज गिवन एनुअली इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? दोस्तों, प्रत्येक वर्ष साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को मूर्ति देवी अवार्ड प्रदान किया जाता है। मूर्ति देवी अवार्ड भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है विच कंट्री अर्न्ड द टाइटल द क्वीन ऑफ सीज, यानी कि समुद्रों की रानी किस देश को कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्रों की रानी दोस्तों फ्रांस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। अगला प्रश्न है विच आर्टिकल वॉज रिफर्ड टू एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय व आत्मा संदर्भित किया गया? दोस्तों, आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है द क्रिकेट कप प्लेड बिटवीन द विनर ऑफ रणजी ट्रॉफी एंड अ टीम रिप्रेजेंटिंग रेस्ट ऑफ इंडिया। रणजी ट्रॉफी के विजेता और शेष भारत की टीम के मध्य खेला जाने वाला क्रिकेट कप मैच क्या कहलाता है? दोस्तों, रणजी ट्रॉफी का जो विनर होता है और बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया की जो टीम होती है, इन दोनों का जब मैच होता है तो इसको कहा जाता है ईरानी ट्रॉफी। ठीक है, स्पोर्ट्स के फील्ड में पूछा जाने वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कहा जाता है ईरानी ट्रॉफी। अगला प्रश्न है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ईच इंडियन स्टेट विल हैव अ गवर्नर। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य का एक राज्यपाल होगा? दोस्तों, आर्टिकल 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा जिसके पास की स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर्स निहित होती हैं और राज्यपाल को माननीय राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है और राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल के लिए जो मिनिमम एज होती है गवर्नर बनने के लिए वो होनी चाहिए दोस्तों 35 वर्ष। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट एल्टीट्यूड जू इन द वर्ल्ड।
निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का उच्चतम तुंगता वाला चिड़ियाघर है, यानी कि सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड ऊंचाई में जो जू प्रेजेंट है वो है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में स्थित है और 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क इज द हाईएस्ट एल्टीट्यूड जू इन द वर्ल्ड। The part of Himalayas lying between Satluj and Kali rivers is known as। तो सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? दोस्तों, जो हिमालय का पार्ट सतलुज रिवर और काली रिवर के बीच में प्रेजेंट होता है उसे कुमाऊं हिमालयाज बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी, कुमाऊं हिमालयाज इज राइट आंसर। और कुमाऊं हिमालयाज का मोस्ट पार्ट जो है वह उत्तराखंड स्टेट में प्रेजेंट है। Which of the following has maximum biodiversity? निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? दोस्तों, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल रीजन, जिन्हें कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है, यहाँ पर अधिकतम जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी, ट्रॉपिकल रीजन इज राइट आंसर। Which river passes through maximum number of countries? तो कौन सी नदी सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, जो डेन्यूब रिवर है, डेन्यूब रिवर सबसे अधिक टोटल 8 कंट्रीज से होकर गुजरती है। उन 8 कंट्रीज के नाम है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, सर्बिया और स्लोवाकिया। तो इन 8 कंट्रीज से होकर गुजरती है डेन्यूब रिवर, इसीलिए ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज से गुजरने वाली रिवर कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी? तो भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसे कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली वल्केनो को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। जो स्ट्रोम्बोली वल्केनो है दोस्तों, वह इटली के सिसिली कोस्ट में प्रेजेंट है और इसमें से वल्केनो इरप्ट होते रहता है। ये काफी एक्टिव वल्केनो है, इसीलिए इसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज लोकेटेड बिटवीन विच टू रिवर्स? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। यह इंडस और झेलम रिवर के बीच में प्रेजेंट था, सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में स्थित था और तक्षशिला प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में प्रेजेंट है। In which of the following article of the Constitution the procedure of impeachment of Chief Justice of India is mentioned? तो संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो आर्टिकल 124 सबसेक्शन 4 में यह मेंशन किया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जो महाभियोग चलाया जाएगा उसकी प्रोसेस क्या रहेगी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 124 आर्टिकल। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हैव अ गुड डे।